बादलों से बात करते ऊंचे शक्तिशाली पहाड़, दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान, ऊंचाई से गिरते झरनों से लेकर कल कल बहती नदियां, रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से पटी वादियां और शानदार जानवरों से भरे जंगल। A place which is mystic, mysterious and vibrant. एक ऐसी जगह जहाँ मिलेंगे हंसते मुस्कुराते स्वागत करते चेहरे और प्यार की गर्माहट से भरे दिल। इंसान की कल्पना से परे एक ऐसी जगह जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, रिच हेरिटेज और कल्चर से सभी का मन बांध लेती है। ये कोई फेरी लैंड नहीं है, but there is definitely something magical about it. This is Northeast, the unexplored paradise of India. नॉर्थ ईस्ट दुनिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट डेस्टिनेशन है, जिसे सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब सिक्किम भी इससे जुड़ गया है। ये 8 स्टेट अलग अलग विशेषताओं के साथ एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। सो वेलकम टू माई सफरनामा ऑफ दिस वंडरलैंड, विच इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और नॉर्थ ईस्ट को जानने की शुरुआत करने के लिए गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी गुवाहाटी से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर बसा गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत के आसाम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। एशियन टाइम में आसाम कामरूप था और गुवाहाटी प्रयाग ज्योतिषपुर कहलाता था। गुवाहाटी की हिस्ट्री और लेजेंड्स हजारों साल पुराने हैं। हमारे महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार ये एशिया के ओल्डेस्ट शहरों में से एक माना जाता है। आज गुवाहाटी को दिसपुर के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल ऑफ आसाम गुवाहाटी देश के सभी महानगरों और बड़े शहरों से एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज से वेल कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। टूरिस्ट के रहने के लिए यहाँ हर प्राइस रेंज में होटल आसानी से मिल जाते हैं। गुवाहाटी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मुगलों ने कई बार गुवाहाटी पर अटैक किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि गुवाहाटी पर माँ कामाख्या की कृपा हमेशा बरसती है और इसीलिए अपने सफरनामा की शुरुआत के लिए मैं जा रही हूँ माँ कामाख्या के दर्शनों के लिए। नीलांचल पर्वत के बीचों बीच स्थित कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के वेस्ट में करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को 16वीं सेंचुरी में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में कूच बिहार के राजा नर नारायण ने 17वीं सेंचुरी में इसे दोबारा बनवाया। मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर ढेरों दुकानों में प्रसाद, फूल, चूड़ी और सिंदूर मिल जाता है, जिसे भक्त खरीदकर देवी को अर्पण करते हैं। सुबह से ही यहाँ आने वाले भक्तों का तांता लग जाता है। कहते हैं माँ कामाख्या देवी के मंदिर के इस पवित्र स्थान पर माता सती का योनि का भाग गिरा था। इस मंदिर को अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धि का केंद्र माना जाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ नवरात्रि के समय। पूरा मंदिर फूलों से ढका हुआ है। आज मंदिर की सजावट देखते ही बनती है। देश भर से हजारों भक्त अपनी मनोकामना लिए माँ कामाख्या के दर्शनों के लिए यहाँ आए हुए हैं। घंटों लाइन में लगकर वो माँ के दर्शन पाते हैं और धन्य हो जाते हैं। कहते हैं जब माता सती के जलते हुए शरीर को उठाए भगवान शिव क्रोध में तांडव करने लगे, तब ये सारी सृष्टि विनाश की ओर जाने लगी। तब माता सती से भगवान शिव की मोह को भंग करने के लिए तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए।
जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वो शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हो गए। माँ कामाख्या देवी का ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर 4 कक्षों में बटा है, जिन्हें गर्भगृह, मंडप, पंका रत्न और नट मंदिर कहा जाता है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं और नर नारायण की मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर में 7 मीनारे भी हैं, जिनके ऊपर 3 सुनहरे कलश बने हुए हैं। कामाख्या देवी के मंदिर में तारा, धूमवती, भैरवी, कमला, बगुलामुखी आदि तंत्र देवियों की मूर्तियां स्थापित हैं। कहते हैं कि यह मंदिर और मंदिर के बाहर इस नीलांचल पर्वत पर देवी 10 महाविधाओं के रूप में विराजमान है। यह कामाख्या मंदिर में हर वर्ष जून के महीने में 3 दिनों के लिए अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस मेले में भाग लेने दूर दूर से तांत्रिक यहाँ आते हैं। कहते हैं अपने देश से ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीका जैसे देशों से भी तांत्रिक यहाँ अंबुबाची मेले के समय अपनी तंत्र सिद्धि के लिए यहाँ आते हैं। ये मंदिर देवी की प्रतीकात्मक ऊर्जा को समर्पित है। माँ कामाख्या देवी के दर्शन कर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। यहाँ माँ कामाख्या देवी पिंडी रूप में दर्शन देती हैं। यहाँ वो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के साथ में विराजमान हैं। माँ कामाख्या के दर्शन कर और उनकी ब्लेसिंग्स लेकर अब मैं जा रही हूँ सोल कोची विलेज, जो बसा है ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक और गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूरी पर। विलेज में बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैंडलूम पर काम करती हैं, इसलिए इस विलेज को मैनचेस्टर ऑफ असम भी कहा जाता है। शहर से निकलते ही रास्ता इतना खूबसूरत हो गया कि मैं मंजिल के बारे में सोचने लगी और सोल कोची विलेज ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। शहर की भीड़भाड़ से थोड़ी दूर पर बसा ये गांव बेहद खूबसूरत और शांत है। सोल कोची विलेज में ज्यादातर लोग वीवर्स हैं, जो हाथ से कपड़ा बुनकर बनाते हैं। कहते हैं यहाँ पर बनी सिल्क देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत पसंद की जाती है। यहाँ की 70% आबादी कपड़ा बुनने का काम करती है। सोल कोची विलेज में आपको गलियों से, घरों से हैंडलूम की रिदमिक आवाज सुनाई देगी, जो किसी संगीत से कम नहीं लगता है। ज्यादातर घरों में ट्रेडिशनल हैंड ऑपरेटेड लूम्स लगे हुए हैं, जिन्हें यहाँ टकसाल कहा जाता है। यहाँ कपड़ा बुनना पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि ये यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी जीने का एक तरीका और लेबर ऑफ लव है। सोल कोची गांव में हम मिले दीपक जी से, जो कपड़ा बुनने के अपने पुश्तैनी काम को बड़ी लगन और मेहनत से कर रहे हैं। ये मेखला सदर बोलते हैं, हम लोग जो आसामीज में लोग पहनते हैं वो मेखला सदर पहनते हैं। ये जो सिल्क होता है ये मालवाड़ी सिल्क है, ये सिल्क में बनता है और मुगा और टॉस में भी बनता है। मुगा तो हम लोग इधर बनाते हैं, मुगा का ड्रेस ये तो असम में बहुत फेवरेट है। यह गांव में मालवानी सिल्क, तात
मूंगा और टसर सिल्क से आसाम की ट्रेडिशनल ड्रेस मेखला सादर और साड़ियां बनाई जाती हैं जो देश विदेश में एक्सपोर्ट की जाती हैं। ये तो सोलकोची में 3 तरीके के सिल्क बनाए जाते हैं, आसाम सिल्क, एरी सिल्क और मूंगा सिल्क। लेकिन मूंगा सिल्क जिसे गोल्डन सिल्क ऑफ आसाम भी कहा जाता है, दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ सोलकोची विलेज में ही बनाया जाता है। सोलकोची विलेज में बनी रंग बिरंगी ट्रेडिशनल मेखला सादर के रंग आसाम के वाइब्रेंट और कलरफुल कल्चर को कितनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के इस मॉडर्न वक्त में जब हर कोई बदल रहा है, तो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस इस बात का सबूत है कि बदलाव कितना भी क्यों ना आ जाए, लेकिन यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस आज भी यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। आसाम के रिच कल्चर और ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है बिहू फेस्टिवल। बिहू असम का मुख्य त्योहार है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। माघ में बोगाली बिहू और कार्तिक के महीने में कटी बिहू मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाला रंगोली बिहू कहलाता है। ये नई फसल लगाने और नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रंगोली बिहू होता है जो पूरे हफ्ते मनाया जाता है। अभी आसाम में रंगोली बिहू मनाया जा रहा है और उसका सेलिब्रेशन हर तरफ नजर आ रहा है। ट्रेडिशनल ड्रेस में छोटे छोटे बच्चे घरों में, बाजारों में, मंदिरों में, हर जगह ट्रेडिशनल डांस करते नजर आते हैं। लोग उन बच्चों को आशीर्वाद के रूप में पैसे देते हैं। ऐसे में हमारे कदमों को भी रोक लिया इन प्यारे प्यारे बिहू डांसर्स ने। उन्हें ट्रेडिशनल डांस करते देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे जो इसमें खुशी मिली वो तो इनकम्पेरेबल है ही, लेकिन उन लोगों से जो ढेर सारा प्यार मिला वो तो मुझसे संभाले नहीं संभल रहा था। एक बार तो मुझे लगने लगा कि मैं इन लोगों से अभी अभी नहीं मिली, बल्कि हमेशा से इन सबको जानती हूँ। हार्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी, जिसे लोग गुवाहाटी का चांदनी चौक भी कहते हैं। फैंसी बाजार शायद यहाँ का बेस्ट फ्ली मार्केट है। फैंसी बाजार में हर तरह की खरीदारी की जा सकती है। यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है, जैसे खाने पीने की चीजों से लेकर क्राफ्ट आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, एक्सेसरीज, बैग्स, ज्वेलरी और कपड़े। फैंसी बाजार में यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस, मेखला सादर और असमीज साड़ीज की बहुत वैरायटी मिलती है। इतनी खूबसूरत साड़ियाँ और मेखला सादर देखते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सुबह मैं निकल पड़ी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसे सबसे छोटे आइलैंड उमानंदा की तरफ, जिसे ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था पीकॉक आइलैंड, जिस पर बना है भगवान उमानंदा का छोटा सा मंदिर। उमानंदा आइलैंड जाने के लिए मैंने ली फेरी, जो मुझे सिर्फ 15 मिनट में पहुंचा देगी आइलैंड पर। ये है मेरा लग्जरी क्रूज और मैं तैयार हूँ ब्रह्मपुत्र पे सेल करने के लिए। मैं जा रही हूँ उमानंदा आइलैंड। सो कम एंड एंजॉय माय ब्यूटीफुल गुवाहाटी राइड। ब्रह्मपुत्र भारत की एक मुख्य नदी मानी जाती है, जो तिब्बत से बहती हुई आती है और भारत की धरती को सींचती हुई बांग्लादेश तक जाती है।
लगभग 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी खेती बाड़ी और यातायात के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में छोटे बड़े कई आइलैंड्स हैं, जिसमें से उमानंदा एक है। ये जलपरी बोट मुझे लेकर आई है उमानंदा आइलैंड पे। यहाँ पर भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये आइलैंड इतना छोटा है कि मैं इसे पूरा पैदल चलकर घूम सकती हूँ। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। इस खूबसूरत जगह पे बैठ के मैंने इस नारियल पानी को पिया। और आप सभी ने स्वच्छ भारत के बारे में तो सुना है ना? स्वच्छ भारत रखने के लिए हम सबको कदम उठाना पड़ेगा, इसलिए इसकी सही जगह डस्टबिन है। आइलैंड में एंटर करते ही ये पहला गेट है, जहाँ से जाती हुई सीढ़ियाँ हमें ले जाएंगी उमानंदा मंदिर। कहते हैं ये आइलैंड भगवान शिव ने देवी पार्वती के लिए बनाया था। कालिका पुराण में भी इस आइलैंड का वर्णन है। कहते हैं यही कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी और भगवान ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था। इसीलिए इस पहाड़ी को भस्मांचल भी कहा जाता है। यह मंदिर में भगवान उमानंदा, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ विराजमान हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बना ये उमानंदा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं 17वीं शताब्दी में अहोम के राजा गदाधर सिंघा ने इसे बनाया था। नमः शिवाय। मंदिर की सीढ़ियां उतरते ही यहाँ खाने पीने की फ्रेश चीजें मिल रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी खा लूं। कहते हैं किसी भी जगह को वैसे ही एंजॉय करना चाहिए जैसे वहाँ के लोकल्स करते हैं। तो मैं भी लोकल्स की तरह इस आइलैंड को एंजॉय कर रही हूँ। और ये खीरा वाकई काफी फ्रेश है। नाइस। हमारी फेरी हमें उमानंदा आइलैंड से वापस ले जाने आ गई है। और अब मैं जा रही हूँ असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, जिसे वाइल्ड लाइफ पैराडाइज कहा जाता है। मैं हूँ असम स्टेट जू और बॉटनिकल गार्डन में, जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ एनिमल्स को क्लोज टू नेचुरल हैबिटेट में रखा गया है। ये जू 400 एकड़ में फैला हुआ है और इतना बड़ा है कि इसे घूमने के लिए पूरा दिन कम है। इस जू की खास बात यह है, एनिमल्स जिस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से यहाँ सब कुछ क्रिएट किया गया है। ये चीतल है और इसको स्पॉटेड डियर भी बोलते हैं और ये यूजुअली ग्रासलैंड में रहते हैं। एंड दीज आर 2 one-horn rhinos जो कि आसाम में ही पाए जाते हैं और इनकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा यही है।
मैंने ऐसे रोर करता हुआ लायन इससे पहले कभी नहीं सुना। ये व्हाइट बंगाल टाइगर है जो कि बहुत रेयर होता है। इनकी नीली आंखें होती हैं और नोज पिंक कलर की होती है और इनके ऊपर ब्राउन कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। ओह माय गॉड, इतनी पास से मैंने व्हाइट बंगाल टाइगर्स कभी नहीं देखे। और ये तो बहुत ही एक्टिव है। ये गया अंदर और अपने केज से अपना खाना लेकर आया और यहाँ बैठ के अब आराम से अपना खाना खा रहा है और मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की खूबसूरती के बारे में मैंने बहुत सुना और पढ़ा था और मुझे खुशी है कि मुझे उससे भी ज़्यादा देखने को मिला। कामाख्या देवी के दर्शन कर मन को बहुत शांति मिली। सोलकोची के बुनकरों को हाथ से कपड़ा बुनते देखने का मौका वाकई अनमोल था। बिहू के रंग और ब्रह्मपुत्र नदी की विशालता, ये सब ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे सफरनामा की शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई है। अपने अगले सफर में मैं आपको ले चलूंगी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली, जो बसा है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। तो मेरे सफरनामा के अगले पड़ाव तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप ट्रैवलिंग।